में पीएम मोदी का कार्यक्रम, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तो वहीं आपको बताते चले 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। हर्षिल में पीएम मोदी का कार्यक्रम, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। वहीं तो पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, एक बड़ी खबर, जहां 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। हर्षिल में पीएम मोदी का कार्यक्रम, एक जनसभा को भी पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। पीएम मोदी का हर्षिल दौरा, जहां हर्षिल में पीएम मोदी का कार्यक्रम, वहीं आपको बताते चले एक जनसभा को भी पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 6 मार्च को उत्तरकाशी में आप आएंगे पीएम मोदी, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। साथ ही आपको बताते चले पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, जहां पीएम मोदी सभी कार्यक्रमों का लेंगे जायजा। साथ ही 6 मार्च को उत्तरकाशी आपको बताते चले पीएम मोदी आ रहे। हर्षिल में पीएम मोदी का कार्यक्रम, एक जनसभा को भी पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। हर्षिल में पीएम मोदी का कार्यक्रम, जहां एक जनसभा को भी पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा, जहां 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। साथ ही हर्षिल में पीएम मोदी का कार्यक्रम, एक जनसभा को भी पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, तो उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे। हर्षिल में पीएम मोदी का एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां एक जनसभा को भी पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का ये उत्तराखंड दौरा है, जहां 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। साथ ही आपको बताते चले एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हर्षिल में एक पीएम मोदी का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जहां एक जनसभा को भी करेंगे पीएम मोदी संबोधित। हर्षिल में पीएम मोदी का कार्यक्रम, जहां एक जनसभा को भी कर सकते हैं पीएम मोदी संबोधित। साथ ही आपको बताते चले पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा, जहां 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। वहीं माड़ा हादसे में दबे मजदूर बाहर निकाले गए। तो वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां हादसे में घायल 2 श्रमिकों को किया गया एयरलिफ्ट। आदि आपको पता चले ऋषिकेश एम्स का किया जा रहा है घायलों को रेफर इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में पूरी तैयारियां। तो वहीं आपको बताते चले एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चलेगा इलाज के लिए आपको बताते चले एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा, जहां आपको बताते चले माड़ा हादसे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। साथ ही 2 घायल श्रमिकों को किया गया रेफर, ऋषिकेश एम्स जा रहे हैं, किया गया उन्हें रेफर। साथ ही आपको बताते चले कि माड़ा हादसे में दबे मजदूरों को निकाला गया ग्लेशियर फटने की वजह से, जहां मजदूर फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया। घायलों को एम्स रेफर किया गया। हादसे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उन्हें एम्स रेफर किया गया। साथ ही ऋषिकेश के एम्स आपको बताते चले रेफर किया गया है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चलेगा घायलों का इलाज। माड़ा हादसे में दबे मजदूर बाहर निकाले गए। घायल 2 श्रमिकों को किया गया था एयरलिफ्ट। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चलेगा अब उनका इलाज। तो वहीं आपको बताते चले माड़ा हादसे में दबे मजदूरों का इलाज अब ऋषिकेश के एम्स में होगा, जहां 2 घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां अब उनका इलाज चलेगा। माड़ा हादसे में दबे मजदूर अब बाहर निकाले गए हैं, जहां 2 घायलों को ऋषिकेश के एम्स में रेफर किया गया। साथ ही उन 2 घायलों को एयरलिफ्ट कर लाया गया एम्स के ट्रॉमा सेंटर में, अब उनका इलाज चलेगा। माड़ा के हादसे में दबे मजदूर बाहर निकाले गए। वहीं माड़ा में घायल हुए 2 श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके लाया गया एम्स ऋषिकेश एम्स, जहां के ट्रॉमा सेंटर में अब घायलों का इलाज होगा।
तो वहीं चमोली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ जाए। चमोली ग्लेशियर हादसे से जुड़ी ये खबर, जहां ग्लेशियर हादसे में 4 की मौत की पुष्टि। एवलॉन्च से निकाले गए 50 मजदूर, 5 मजदूरों को एवलॉन्च से निकालने का काम जारी। सेना के सीनियर अफसरों ने मौत की पुष्टि। तो वहीं आपको बताते चले, सेना के सीनियरों ने अफसरों ने मौत की पुष्टि की। वहीं ग्लेशियर हादसे में 4 को निकाला गया। एवलॉन्च से निकाले 50 मजदूर चमोली हादसे में फंसे थे। जो ग्लेशियर फटने की वजह से जो मजदूर फंसे उन्हें निकाला गया, उस पर एक बड़ी खबर सामने आ रही। हादसे से जुड़ी एक चमोली ग्लेशियर से हादसे से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां ग्लेशियर हादसे में फंसे 4 मजदूरों को भी निकाला गया। आपको बताते चले 5 मजदूर एवलांच से निकाले गए। वहीं सेना के सीनियर अफसरों ने मौत की पुष्टि। चमोली ग्लेशियर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां ग्लेशियर हादसे से 4 की मौत की पुष्टि हुई है। एवलॉन्च से निकाले गए 50 मजदूर, 5 मजदूरों को एवलॉन्च से निकालने का काम जारी। सेना के सीनियर अफसरों ने इस बात की पुष्टि। तो वहीं चमोली में आपको बताते चले, ये ग्लेशियर फटने से हुआ ये बड़ा हादसा। Mana, the site of the unfortunate incident yesterday, where on 28th February at 7:15, 8 containers containing the GREF contractors' labor were trapped in an avalanche. During the avalanche, 22 persons possibly had escaped and gone towards Badrinath. However, the balance were trapped. 10 were recovered yesterday by sustained efforts of. अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम ने समान नागरिक अधिकारों और एक समान न्याय व्यवस्था की नींव रखी है। उत्तराखंड में लागू हुए नए यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत विवाह विच्छेद का पंजीकरण अब ucc.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नागरिकों को ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं को आधार नंबर और OTP के जरिए पंजीकृत करना होगा। जानकारी की पुष्टि के बाद UCC ID प्राप्त होगी, जिससे लॉगिन करके आवेदन जमा किया जा सकेगा। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन UCC पोर्टल ucc.uk.gov.in पर जाकर संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि विवाह विच्छेद UCC लागू होने के बाद हुआ है तो पहले विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, लेकिन यदि विवाह विच्छेद UCC लागू होने से पहले हुआ है तो विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये ऐतिहासिक कदम न्याय, समानता और पारदर्शिता की नई मिसाल है। उत्तराखंड भारत के लिए एक मॉडल राज्य बन चुका है और अब पूरा देश इसकी ओर देख रहा है। UCC, सबके लिए समान कानून, सबके लिए न्याय। तो वहीं से आपको बताते चले, लाइव है सीएम धामी का, चलिए आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जिसको हम लोग प्रत्येक वर्ष मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये महोत्सव में केवल हमारी जनजातीय परंपराओं को जीवन में रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में
जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हम जनजाति समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर हम लोग को मिलता है। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मानी जाती है। हमारे राज्य में भी हम देख रहे थे 500 जनजातियों का हमारे राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं, हम भोटिया, धनसिरी, राजू, बुक्सा, इन सभी जनजातियां 5 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी परंपराएं, लोक कला, हस्तशिल्प, लोकगीत, नृत्य और खानपान हमारी संस्कृति की अद्वितीय पहचान है। और मेरा भी बचपन जनजातीय समाज के बीच में गुजरा है, तो अनेक प्रकार की जो जनजातीय समाज की संस्कृति है उसको नजदीक से जानने और समझने का अवसर भी मुझे मिला है। हमारी जनजातियां न केवल प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीने की प्रेरणा देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन समुदायों की जीवन शैली से हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश मिलता है, जो आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया है, जब अनेक चुनौतियों का हम आज पर्यावरण के क्षेत्र में जब उनका सामना कर रहे हैं। अभी आज भी इस कार्यक्रम में आने से पहले कल जो भारत का हमारा इसको अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे भारत के पहले गांव की संज्ञा भी माना ना हो, उसके विकास के लिए वहां पर विकास के काम में लगे हुए हमारे 55 जो श्रमिक भाई थे, अचानक वहां पर हिमस्खलन के कारण से संकट में आ गए थे। अभी उन 55 में से 50 लोगों को निकालने का काम हुआ है, कुछ घायल हुए हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे हैं और आगे का रेस्क्यू अभियान चल रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे समय में प्रकृति का संरक्षण और उसका संवर्धन कितना जरूरी है, कितनी आवश्यकता है, यह हम भली बात महसूस कर सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के उत्थान को अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति मनाने का निर्णय लिया है, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। आज तक जनजातीय समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए, जनजाति समाज के राष्ट्र के निर्माण में किए गए योगदान की जानकारी से देश को अंधेरे में रखा गया था। उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया था उसे देश को बताया गया होता तो बहुत ही जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसको सीमित दायरे में रखा गया। परंतु आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के योगदान को न केवल देश के अंदर, दुनिया के अंदर उचित सम्मान मिल रहा है, बल्कि हमारी प्राचीन परंपराओं का खोया हुआ वैभव भी पुनः स्थापित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों में आदिवासी समाज के विकास के लिए आवश्यक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी बहुत न्यूनता थी, बहुत कमी थी। उन्होंने आदिवासी समाज के व्यावसायिक हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज के विकास की बात किया करती थी,
जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए धरातल पर नए नूतन अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां अब लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण ऑनलाइन या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन कराया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नागरिक ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं को रजिस्टर करेंगे। इसके लिए आवेदककर्ता को अपना आधार कार्ड नंबर और ओटीपी प्रदान करना होगा। ओटीपी के माध्यम से जानकारी की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद एसएमएस के माध्यम से मिली यूसीसी आईडी पर लॉगिन करके आवेदनकर्ता रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक यूसीसी पोर्टल पर जाकर संबंधित फॉर्म डाउनलोड करके इसे भरने के बाद संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के दो मुख्य परिस्थितियां हैं। पहली स्थिति में उत्तराखंड में रहने वाले ऐसे लोग आएंगे जो लोग पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और दूसरी स्थिति में ऐसे जो भविष्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक हैं, लेकिन अभी तक इन्हें रहने के लिए साझा आवास नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में आवास की खोज के लिए इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पे आवेदन कर न्यूनतम 30 दिन अधिकतम 45 दिन का अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में वे उपयुक्त आवास खोजकर अंतिम पंजीकरण करा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने का उद्देश्य समाज में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूसीसी, सबके लिए समान कानून, सबके लिए न्याय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं देवभूमि में एवलॉन्च आया, मानिए मुश्किलों में जान आ गई। सीएम धामी ने चमोली हादसे पर बैठक ली। जोशीमठ से लौटने के बाद बैठक की। अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए। आपदा कंट्रोल रूम बनाने का ऐलान किया। जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान का जायजा भी लिया। हवाई निरीक्षण का रेस्क्यू की निगरानी की। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ। राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से 50 से ज्यादा मजदूर दब गए थे। वहीं आर्यन टीवी ने ग्राउंड जीरो से आपको ये पूरा हाल साझा किया। यह हादसा माड़ा गांव के पास हुआ। हादसे का शिकार हुए मजदूर इलाके में सड़क निर्माण कर रहे थे। अभी तक जानकारी के अनुसार कई मजदूरों को रेस्क्यू के जरिए निकाला जा चुका है। अभी भी ऑपरेशन जिंदगी जारी है। वहीं खुद सीएम धामी निगरानी भी रख रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम, हर्षिल और आसपास के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी हुई है। वहीं तापमान में भारी गिरावट भी आई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग हुए हैं अवरुद्ध। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलॉन्च आया था, और उस एवलॉन्च जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे, और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक, देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। तो सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया, और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग, उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं।
मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहाँ से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं। वहीं चमोली के माड़ा के पास भीषण हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एक रेस्क्यू जारी है। इस बीच सीएम धामी ने खराब मौसम को देखते हुए सैलानियों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा नहीं करने की अपील की है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि ज्यादा बर्फबारी के चलते हिमस्खलन की संभावनाओं के बीच औली, हर्षिल आदि ऊंचाई वाले इलाकों में रीस्टार्ट कर रहे सैलानियों की सुरक्षा कि वो सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। तो वहीं सीएम ने सैलानियों के से आपको बताते चलें कि सैलानियों से अगले 3 दिन में इन इलाकों में नहीं आने की अपील भी की है उन्होंने। साथ ही स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा के सभी जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं सीएम ने कहा कि माड़ा में हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्हें ये आभास हुआ कि भारी बर्फबारी के कारण अलकनंदा नदी में बर्फ जम सी गई है। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेकी कर इसकी जांच की जाए, कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।